तो आज हम यहाँ रीजनिंग के साथ साथ मैथमेटिक्स दोनों के हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। इफ द 8 डिजिट नंबर, आपके पास एक 8 डिजिट नंबर है 1 2 3 4 5 6 XY इज डिविजिबल बाय 8, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ XY। यहाँ देखो आपके पास 8 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है और यहाँ पर 2 डिजिट और आने हैं, वो XY से लिख रखे हैं। तो आपने ये बताना है कितने पॉसिबल पेयर होंगे यहाँ पर, ठीक है, होंगे XY की कितनी वैल्यू होंगी। तो ये देखो, अगर आपको पहली बात तो 8 से डिविजिबल का जो रूल है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट के अगर 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड होते हैं किससे, 8 से, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो डिवाइड होगा। अब यहाँ बात हो रही है 2 डिजिट की, तो ये भी आपके लिए एक सस्पेंसिव हो गया है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, ये देखना पड़ेगा ये दोनों, ये 6 के 6, पहले ये जो आपके पास है 6 डिजिट नंबर है ये डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, पहले तो ये देखना है। ये हो रही है और ये बिल्कुल लिख रखा है, ये आगे डिविजिबल है, तो आपने ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, केवल इनकी जगह देखना है। तो यहाँ पॉसिबल पेयर बताने हैं। तो जैसे आपके पास 0 8 1 6 2 4 3 2 4 0 4 8 5 6 6 4 7 2 8 0 8 8 9 6, ये आगे भाई देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 56 64 88 96 0 0 और आ गया आपके पास, 2 0 और आ गए, ठीक है ना। तो ये जो नंबर हैं ये आपके पास, ये काउंट करके देखा तो आपके पास टोटल पॉसिबल पेयर कितने आ गए, 13। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा, 13 आएगा। एक 3 अलजेब्रिक फंक्शन है या 3 अलजेब्रिक वैल्यू है ABC, उनके स्क्वायर का एक जो फार्मूला है और उसकी प्रॉपर्टी वहां यूज होगी। तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। यहाँ ये पूछा है आपके पास A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या होगी, इफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 8, ये दिया है। तो इसका मतलब देखो, अगर A प्लस B प्लस C का स्क्वायर ये दे दिया तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC, ये फार्मूला होता है भाई आपके पास। अगर 3 अलजेब्रिक फंक्शन है या 3 कोई भी अगर हम क्वांटिटी लेके चलते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2AB प्लस 2BC 2AC ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखते हैं A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 20, प्लस यहाँ अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, ये हो जाएगा 20 प्लस 2 इंटू, और ये आ गया आपके पास 8, और ये आ गया 20 प्लस में 16, और ये आ गया आपके पास 36। अब A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकालनी है, तो ये स्क्वायर उस साइड जाएगा, रूट कर देंगे इसकी, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपका अगला क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आपको देखो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं आपके पास। आपने अभी तक रेक्टेंगल स्क्वायर का डायगोनल है उसका विकर्ण उसके बारे में पढ़ा है। यहाँ आप एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक क्यूब है आपके पास, ये क्यूब की शेप है, इसका डायगोनल है, ठीक है ना। यहाँ आपके पास ये है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, इसको और इसको अंदर से मिलाऊंगा वो डायगोनल होता है, या इसको और इसको मिलाऊंगा, या इसको और इसको मिलाऊंगा वो डायगोनल होगा यहाँ। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, ये ध्यान रखना, डायगोनल ऑफ क्यूब है ये फार्मूला, डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है A√3, A√3 होता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास 2√A होता है, ठीक है ना, 2√, A, जैसे आपके पास ये है और ये एक स्क्वायर लिया मैंने, ये A है, ये A है, ये इसका डायगोनल है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये A√2 हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड बॉडी है, यानी कि ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है ना, तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, उसका फार्मूला होता है A इंटू √3, ठीक है, वो आपके पास दे रखा है, A√3 इज इक्वल टू 4 इंटू √3, ये दे रखा है, यहाँ से देखो √3 से √3 A इज इक्वल टू 4। अब इसका सरफेस एरिया बताना है, ठीक है, तो सरफेस एरिया बिल्कुल इजी फार्मूला होता है, वो होता है इसका 6A स्क्वायर सरफेस एरिया। एक होता है कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये ऊपर और नीचे से खुला होगा तब, वो 4A स्क्वायर होता है। अब यहाँ 6 इंटू 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 6 इंटू 16, और ये कितना आ गया 96 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो जो ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भाई यहाँ आपका एक सर्कल और उसके सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड है वृत्तखंड। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो वृत्तखंड, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है वृत्तखंड, ये होता है वृत्तखंड। और एक होता है सेक्टर, सेक्टर होता है वो ये कंप्लीट हिस्सा होता है, वो उसको बोलते हैं हम त्रिज्याखंड। ठीक है, आपके पास अगर हिंदी में इसको हम बोलेंगे तो वृत्तखंड बोलेंगे। और जो कंप्लीट अगर ये है, अब हमने खाली ये जो सर्कुलर एक आर्क है और जो कोर्ड है उसके बीच का हिस्सा बताना है, दैट इज आपका सेगमेंट है ये। ठीक है, अब आपने इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर ओ, जैसे आपके पास सेक्टर बन गया ओ पी आर क्यू, ये सेक्टर आपके पास, और उसमें से हम फिर ओ पी क्यू ट्राइंगल का एरिया हम सबट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर पी आर क्यू निकालना है। पी आर क्यू ये निकालना है, ये जो मैं शेडेड एरिया है, जो छायांकित भाग है वो निकालना है। तो आपके पास इसको मैं लिख देता हूं, एरिया देखो ओ पी आर क्यू। ओ पी आर क्यू आपके पास सेक्टर है, ये त्रिज्याखंड है। ठीक है, ये सेक्टर है आपके पास, त्रिज्याखंड है, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया एक ट्राइंगल आपका ओ पी क्यू का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू का, ये हमने सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अब ओ पी आर क्यू क्या है? ओ पी आर क्यू ये क्या है आपके पास? ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये आपके पास एक सेक्टर है, ये त्रिज्याखंड है, तो उसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, थीटा आपको पता है राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, माइनस ये ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर है आपके पास? ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर 90 और उसको 360 से भाग कर दिया, 1/2 आपके पास बी बी आर है और एच बी आर है। देखो ये बेस है, ये हाइट है। ठीक है, अब ये हो गया 1/4, यहां से मैंने कॉमन ले लिया आर स्क्वायर, यहां से बच गया आपका पाई/4 माइनस 1/2। आप एलसीएम ले सकते हैं 4, तो आर स्क्वायर नीचे 4 आ गया आपका, पाई माइनस 2, आपके पास ये आंसर आ गया। ये देखते हैं अब आपका कौन सा हो गया, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और ट्रिकी है ये, और इसमें आपने देखो एक बात तो है, यहाँ आप गलती बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये देखना, ध्यान करना, जितना भी आसान क्वेश्चन होता है ना उसमें एरर की संभावना उतनी बढ़ जाती है, उसमें गलती होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि आप और कॉन्फिडेंस हो जाओगे, सोचोगे ये तो बिल्कुल ठीक है और यही आंसर लगा के आते हो, जबकि उसका आंसर कुछ और मिलता है। यहाँ आप फिर नेगेटिव मार्किंग भी झेलते हैं, जहां भी जिस भी क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ देखते हैं हम, आपके पास एक प्राइम नंबर पूछा है, भाज्य संख्या पूछा, उसके फैक्टर पूछे हैं, उसके गुणनखंड। तो उसके गुणनखंड जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इसके तो अब 2 है तो इसके गुणनखंड कितने होंगे 1 × 2, ये इसके दोनों ही फैक्टर है। ठीक है, 3 है इसके भी होंगे, तो कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर होंगे 2 होंगे, ना कम होंगे ना उससे ज्यादा होंगे। तो आपके पास जो आपका ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन देखो हमने स्टैटिस्टिक पार्ट से लिया है, आपका जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है स्टैटिस्टिक, वहां से लिया है। अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, ये मानते हैं स्टैटिस्टिक तो काफी इजी मैथमेटिक्स का पार्ट है और आराम से हम उसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन जो उसका बेसिक है या एक उसकी कुछ एक रिलेशंस है, जो इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसी आपकी मीन मीडियन मोड है उनके बीच में एक रिलेशन होता है, और बहुत सारे बच्चे उसको है ये अपना रिवाइज ही नहीं करते ना, उसको देखते ही सोचते हैं ये तो ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन एंड मोड। यहाँ क्या दिया है, इफ मोड एंड मीन ऑफ ए डाटा। ठीक है ना, मोड होता है बहुलक, मोड होता है बहुलक, ये बहुलक दिया है, वो दिया है 12.6, और एक दिया है मीन, वो होता है माध्य, और वो होता है आपका 10.6, ये है भाई देखो। ठीक है ना, अब आपसे पूछा है मीडियन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन बिटवीन द इन जो तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, मीन मीडियन एंड मोड के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये होता है। आपने मीडियन ही निकालना है, ये ध्यान रखना, मीडियन ही निकालना है, ये है। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा 2 × में मीन प्लस मोड और डिवाइड बाई 3,
इसकी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये आ गया भाई आपके पास प्लस ये और ऐड कर दिया, ये आ गया आपके पास 33.6 और 3 से डिवाइड कर दिया 11.2 आ गया। तो जो ऑप्शन सेकंड है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का लगा लो, चाहे आप इसको मैथमेटिक्स का लगा लो, ये मैंने एपी जो चैप्टर है वहां से लिया है। क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस, फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस ये बताना है। और यहाँ आपके पास 2 4 6 8, अब जिस बच्चे ने एपी का चैप्टर पढ़ा है ना, वो आराम से इसको इजीली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने क्या बताया था आपको, ओड नंबर का सम बताया था, उसमें ये बताया था कि ओड नंबर का सम होता है उसके लिए खाली एक छोटी सी n स्क्वायर की आइडेंटिटी बताई थी, वो यूज होती है। अब यहाँ भी एक ही आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है ना। वो क्या होती है, वैसे देखो अगर आपके पास एस एन सम ऑफ द एपी टर्म n by 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है भाई, ठीक है। अब आपके पास ये एपी के जो इवन नंबर है ना उनका सम दिया है, और इवन नंबर स्टार्ट से हैं, 2 से ही स्टार्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहां तक कितने नंबर हैं। अगर ये पता हो गया तो आप बिल्कुल 1-2-3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब जैसे देखो मैं निकालता हूं, वो क्या आएगा, n by 2 a की जगह 2 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह भी 2 हो गया, n by 2 ये हो गया आपका 4 माइनस 2 प्लस 2n, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया तो आपके पास n इंटू n प्लस 1 आ गया। यही होता है, जैसे आपके पास ओड अगर नंबर होते हैं उनका सम होता है n स्क्वायर, और इवन होता है ना उसका होता है n इंटू n प्लस 1, यही होता है। ये ध्यान रखना, आपके पास क्या होता है, जब ओड कंटिन्यू ओड दे रखे हो 1 से स्टार्ट हो गया तो आपके पास ये n स्क्वायर लगेगा, और जब इवन हो और 2 से स्टार्ट हो गए तो आपके पास क्या लगेगा, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास यहाँ 51 टर्म है। ये कैसे पता करें, ये आप ऐसे करोगे, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 102 a का मान 2 है प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी ये 100 आ गया इस साइड आके, n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है वो डिवाइड कर देगा, 50 इज इक्वल टू n माइनस 1 इस साइड आके सम हो गया। ये आपके पास नंबर ऑफ द टर्म्स आ गई यहाँ से, ठीक है। वैसे लग जाता है जैसे 100 तक है ना, 100 तक आपके पास 50 ओड होंगे, 51 होंगे, और उसके बाद आपके पास जस्ट एक नंबर और है, तो इसका मतलब आपके पास टोटल टर्म्स कितनी होगी, 51 होगी। अब यहाँ आपके पास फार्मूला लगा दो n इंटू n प्लस 1, अब 51 रख दिया n की जगह, 51 प्लस 1 हो गया, ठीक है ना, ये रख दिया तो 51 और ये कितना हो गया 52, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2652। तो ऑप्शन 3 है वो आपका राइट आंसर रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन भी आपको सर्कल की प्रॉपर्टी से लिया है। यहाँ क्या दिया है, आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, AB इज द कोड, AB कोड है, एंड द अगला क्वेश्चन मैं ट्रिग्नोमेट्री से ले रहा हूं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहां मैंने ले लिया आपके पास टेंजेंट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए, ये 4 ऑप्शन है भाई आपके पास। बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स भी पता है, उसके जो पहले दोनों तीनों आइडेंटिटी सीखते हैं उनका ही पता है, तो आराम से इसको कर सकता है। आपके पास ये देखो क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर, थीटा की जगह ये है, ये किसके बराबर हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर ए। कोसिकेंट का इनवर्स होता है साइन स्क्वायर ए, इसका इनवर्स होता है कोस स्क्वायर ए। अब देखो भाई ये आ गया आपके पास साइन बाई कोस, साइन ए बाई कोस ए उसका स्क्वायर, और ये साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट, इसको क्या आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से है, ठीक है, एक चक्रवर्ती ब्याज से है। क्या है, आशीष टू के लोन ऑफ RS 1 लाख रुपीज
1 लाख रुपए की राशि है उसको लोन पे लेता है 12% पर एनम, यानी कि 1 साल में इंटरेस्ट है वो है 12% का, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसने बोल दिया 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज है, ही पेड, इतना रुपए पेड करता है वो 1 साल के बाद। ना ये बताना कितने टाइम के बाद, 1,12,360 रुपए, और इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो देन द पेड फॉर विच ही टुक द लोन, उसके बाद ये बताना है इतने रुपए जो है उसको इतने रुपए पे करना पड़ेगा इससे इंटरेस्ट देके, तो उसको कितना टाइम में ये पे करना पड़ेगा, यानी कि कितना टाइम के लिए उसने लोन लिया है ये बताना है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 और इसकी पावर ये होगा। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू आपको पता है ये दे रखी है भाई, क्लियरली। ठीक है, आपने निकालना क्या है, आपने टाइम निकालना है, आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये अगर देखो 1 ये P 1 प्लस, अब P आपके पास क्या है, ये आपके पास है 1 लाख रुपए है, क्लियर हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली है ना, तो समय आपका डबल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और ये कितना हो गया, ये और इज इक्वल टू कितना हो गया 112। ठीक है, 1 लाख हो गया भाई, और ये हो गया 1.06। ठीक है, और आपका टाइम है वो कितना आ गया, ये आ गया आपके पास। ठीक है, क्लियरली पता हो गया आपको। ठीक है, ये जो टाइम है आपके पास, ये वैल्यू निकालनी है इसकी टाइम की, ये आ गया टाइम, और ये हो गया 112,360। अब ये जो ये भी हट जाएगा यहाँ से, हमने ये इसको देखो यहाँ क्या कर दिया आपको, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू टाइम इज इक्वल टू दिस कर दिया, ये प्रिंसिपल है इंटू, अब इसको सोल्व किया ना, ये देखो 100 प्लस में 6 106, और इसको डिवाइड कर दिया 100 से 1.06 हो गया। अब ये आ गया 1.06 की पावर t, और उस साइड से डिवाइड कर देगा, ये हो गया आपके पास 112,360, ये होगा। ठीक है, अब देखो, अब 6 है यहाँ, और आपके पास इस ये किसका स्क्वायर दे रखा है, ये जो स्क्वायर है ना, ये दे रखा है 1.06 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर दे रखा है, ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये दे रखी, तो इसका मतलब इसकी जगह क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2। अब आपके पास 6 मंथ का है ये, तो इसका मतलब 2 बार 6 माही होगी, 2 बार 6 माही का मतलब कितना हो गया, 1 साल हो गया। इसका मतलब कितना आंसर आ गया, यहाँ ये जो 2 ईयर नहीं आएगा, यहाँ आपके पास 2 6 माही आएंगे, 2 6 टेनर आएगा, 6 मंथ का टेनर आएगा, तो 2 6 मंथ का टेनर कितना बना देगा, 1 साल बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक आयत दे रखी है, आयत ये शेप बना दी मैंने। ठीक है, उसकी भुजाओं में ये कहता है एक भुजा में 5% अधिक और दूसरी भुजा में 2% की कमी कर देते हैं हम। ठीक है, तो क्षेत्रफल में क्या त्रुटि आएगी या कितना त्रुटि प्रतिशत होगा वो बताना है आपने। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ मैंने x ले ली, इसमें y ले ली। ठीक है, अब यहाँ इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, XY। क्लियर हो गया आपके पास। अब जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो चेंज हुआ है, चेंज क्या हुआ है, 5% क्या हो गया, इसका अधिक हो गया, तो 5% अधिक हो गया, तो मान ली इसमें अधिक मान लिया मैंने, और अगले में कम मान लेता हूं मैं, इसमें इतना कम हो गया भाई। ठीक है, यहां से क्या है, ये आ गया आपका 95/100 x, और यहां से आ गया आपका 98/100, सॉरी 105 आ गया, यहाँ इसको ऐड कर दिया। यहाँ देखो 100 एकम 100, 105 105, 100 में से 2 गया 98, ये आ गया आपके पास। इसको काट देता हूं मैं यहां से, ये कट गया भाई आपका 21 20 49 50। ठीक है, 21 गुणा में 49, और नीचे आ गया आपका 1000 y। क्लियर हो गया भाई। ठीक है, ये आ गया आपके पास से, समझ में आ रहा है मेरी बात। यहाँ इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 49 1 49, 4 98 और 4 102 फोन में, ये आ गया भाई। ठीक है, XY। अब ये डेसिमल कहाँ आएगा, 1.029। ठीक है, और ये आ गया आपका XY। तो इसका मतलब है इतना आपके पास एरिया आ गया। अब नेक्स्ट टाइम कितना एरिया आ गया, इतना आ गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब यहां से देखो, अगर इससे थोड़ा बहुत कॉमन मैच हो रहा है तो यही जो क्वांटिटी मैच हो रही है। ठीक है, ये हो रही है, तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास जो कितना इंक्रीज होगा, 2.9 होगा। ठीक है,
और अब इसके बाद में अगर इसको मैं, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको परसेंटेज बनाऊंगा तो ये आ जाएगा पॉइंट। यहां देखते हैं आपके पास 3 पर्सन है ए बी सी, 3 पर्सन है ए बी सी, उनकी आयु का कंपेरिजन है। ए की आयु बी से 3 गुना है, ए की आयु बी से 3 गुना है, और 4 वर्ष पहले सी की आयु ए से दुगनी थी, 4 वर्ष पहले, आज से 4 वर्ष पहले। और 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, 31 वर्ष। तो ऐसा करता है, हम आपके पास ए की ही मान लेते हैं, ठीक है ना, ए की वर्तमान आयु मान ले मैंने, ए की वर्तमान आयु वो x वर्ष मान ली भाई मैंने, ठीक है, x वर्ष मान ली वर्तमान आयु, ठीक है। अब यहां से देखो 4 वर्ष बाद a की आयु 31 वर्ष होगी, यानी कि x + 4 इज इक्वल टू ये हो गया, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 27। आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है, x इज इक्वल टू 27 आ गई है, ठीक है। अब देखते हैं हम, a की वर्तमान आयु x है, 4 साल के बाद a की आयु हो जाएगी 27 साल। तो अब a की आयु b से 3 गुना है, a की आयु b से 3 गुना है। अब a की आयु, a की x है तो b की कितनी हो जाएगी, x/3 हो जाएगी, ये भी ध्यान करो भाई। अब अगर a की x है, b से 3 गुना है, यानी कि इसका 3 टाइम्स है, तो ये 1/3 हो जाएगी, ये आपके पास b की आ गई। और c का क्या दिया है, अब ये कहता है 4 वर्ष पहले c की आयु, 4 वर्ष पहले c की आयु a की आयु से 2 गुनी थी। सी की आयु देखते हैं अब क्या आएगी, सी की आयु क्या आएगी, 4 वर्ष पहले, ठीक है, ए की आयु से 2 गुनी थी, यह होगी भाई, ठीक है। अब एक आयु तो आपके पास ये आ गई और एक आपके पास ये आ गई, यहां से आराम से निकाल लेते हैं हम। एक्स की वैल्यू कितनी है, 27 है, ये हो गया भाई, और 2 × 27 - 4, ये डिवाइड हो गया, ये 23 दूनी 46 हो गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो जो ऑप्शन 4 है वो दोनों की वैल्यू आ जाएगी, बी और सी की वैल्यू आ जाएगी।